सो गाइज आई हैव ऐश्वर्या विद मी और ये काम करती है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में। आई एम हेयर एट सिलिकॉन वैली, आई एम विजिटिंग। और यहाँ पर मैं कुछ बड़ी कैजुअल चिट चैट करूँगा ऐश्वर्या के साथ, नॉट अ वेरी फॉर्मल इंटरव्यू, ठीक है? ओके सो इट्स अ वेरी कैजुअल चिट चैट, ठीक है? तो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा ऐश्वर्या, वेरी क्विक इंट्रोडक्शन मे बी ऑफ योरसेल्फ। ओके सो मैं इंडिया में मैंने अंडरग्रेड किया था, देन आई केम टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी टू डू माई मास्टर्स इन डेटा साइंस। उसके बाद मैंने IBM में कुछ साल काम किया, देन आई वाज वर्किंग एट गूगल एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड रिसेंटली मैंने माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स में मूव किया बिकॉज आई वांटेड टू वर्क क्लोजली विद स्टार्टअप्स। मेरे को स्टार्टअप के AI एडवाइजरी साइड में काम करना था, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एवरी डे। आई एम लाइक टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, हेल्पिंग देम बिल्ड देयर टेक स्टैक. Oh, nice. That's amazing. So, how is life in US? How does your typical day look like? So, typical day, like for me, I'm talking to a lot of startups. So, basically, most of the time it's about like AI model building or like optimization and stuff. But बहुत सारे times like startups को सिर्फ tech perspective से help नहीं चाहिए होती है. उन्हें चाहिए होता है कि okay, हमारा product अच्छे से design हुआ है कि नहीं, does it have the right capabilities? हम लोग कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करें, या डेवलपर्स है तो लाइक ये प्रोडक्ट हम लोग डेवलपर्स में कैसे प्रमोट करें, लाइक कैसे यूजेज बढ़ाए उनका. सो देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ लाइक प्रोडक्ट मार्केट फिट, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, वो सब स्टार्टअप्स के साथ डिज़ाइन करना पड़ता है. उनको इन्वेस्टर स्ट्रैटेजीज बताने पड़ते हैं कि हाउ डू यू रीच आउट टू VCs एंड यू नो गेट योर फंडिंग, हाउ डू यू बिल्ड योर ब्रांड एक्सेट्रा. सो दैट्स प्रिटी मच व्हाट आई एम डूइंग डे इन डे आउट. लाइफ इन द US आई थिंक मुश्किल है यार, हर जगह हर जगह की अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं. अच्छा, सो डू यू मिस इंडिया? I mean, definitely I miss India, but living in Bay Area, to be like very very honest, I don't feel much of a difference. Okay. Like Bay Area में तुम रहते हो, you get all kinds of Indian food. In fact, like I would say मैंने US में आके ज़्यादा variety Indian खाना खाया है rather than staying in India. I grew up in Delhi and I'm from a South Indian family, so obviously like दिल्ली का खाना, चाट एंड साउथ इंडियन खाना तो खाया ही था मैंने, बट महाराष्ट्र का फॉर एग्जांपल या गुजराती खाना मैंने कभी नहीं खाया था दिल्ली में रह के. बट यहाँ पे यू गेट लाइक प्रिटी मच एवरीथिंग, सो देयर इज नो डिफरेंस इन लाइफ, स्पेशली इन बे एरिया. मे बी इन डिफरेंट सिटीज थिंग्स आर डिफरेंट, बट बे एरिया में रहते हुए आई डोंट थिंक कुछ डिफरेंस लगता है मेरे को. ऐसा लगता है लाइक कम पॉपुलेटेड एंड साफ इंडिया में रहते हैं. हाँ, मतलब ये चीज़ मैंने भी देखी, थिंग्स आर वेरी इजीली एक्सेसिबल यार. अभी हम लोग कॉस्को में गए थे, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखी मैंने. मे बी आपको तो और भी बहुत सारी जगह पता होंगी. Yeah, nice यार, nice. Yeah, so my next question would be, what is your advice for 20 to 25-year-old student who is already स्टडिंग मे बी BTech B, जो कि जनरली होता है इंडिया में, आपको पता होगा. उनके लिए क्या एडवाइस है? और बहुत सारे लोगों का सपना होता है US आने का एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. उनका ये होता है कि भाई अल्टीमेट मेरा गोल यही है कि मुझे US जाना है. उनके लिए आप क्या कहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई थिंक इंडिया में रहते हुए ये मैंने भी देखा है, हर किसी को ना सिलेबस चाहिए होता है लाइफ का. लाइक स्कूल में सिलेबस मिलता था, कॉलेज में सिलेबस मिलता था कि यार इतना रट लो, इतना पढ़ लो, स्कोर फुल आएगा. बट लाइफ डजंट वर्क दैट वे. एंड इवन टिल डेट, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक हु आर बुकिंग मेंटरशिप कॉल्स विथ मी, दे आर लाइक, ओह आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट, टेल मी हाउ, लाइक मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओ. बट द थिंग इज, लाइफ में कुछ स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है. यू नो, लाइक देयर इज इवन विद इन डेटा साइंस एंड AI इतने सारे रोल्स हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ें कर रही है, अलग अलग स्किल सेट है. सो यू हैव टू एक्सप्लोर इट फॉर योर सेल्फ. सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट आई विल टेल पीपल, दैट डोंट जस्ट फॉलो समबडी ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज ये बंदे ने ये किया या ये बंदी ने ये किया, उसका लाइफ अच्छा चल रहा है या दे आर सक्सेसफुल फ्रॉम योर टर्म्स. Don't just like follow what they are doing. Like that's one of the biggest things. Like you have to understand what is right for you. You have to understand what are the skill sets you want to grow, what are your interests, and what exactly do you see yourself like, you know, 5 years from now and stuff. So that's one thing. The other thing is like even same uspe, the other thing is college में try to experience different things. College में जा रहे थे तो मैंने VIT से undergrad किया है, and एवरीबडी वॉज बिजी जस्ट टू डू कॉलेज का करिकुलम. हमको असाइनमेंट मिला कॉलेज से, एग्जाम्स हो रहे हैं, चलो लाइफ बढ़िया है. उससे आगे कोई कुछ सोचता ही नहीं है. लाइक प्रोजेक्ट्स उठाओ, इंटर्नशिप्स करो, कंपनीज को रीच आउट करो, एक्सपीरियंस लेने का ट्राई करो. when you do that, right, like that's when you expand your knowledge boundaries. That's when you are like able to experience new kind of things and understand कि okay, what are you interested in. क्योंकि 4 साल का BTech तो हर कोई सेम ही कर रहा है. करेक्ट. तो
अगर तुमको कुछ अलग करना है तो what are the other efforts that you are trying to put? So that's what really like changes the game. करेक्ट, आई थिंक दैट्स अ रियली ग्रेट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग भेड़ चाल में रहते हैं, कहते हैं यार ये कर लो, मार्क्स ले आओ, CGPA ले आओ, बट आई थिंक आपने जो पॉइंट बोला वो काफ़ी मैटर करता है। आई थिंक या नाइस। हाँ, तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है एक स्टार्टअप में काम करने का और करने में और एक बड़ी कंपनी में काम करने में, लाइक माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या फेसबुक, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, US के पर्सपेक्टिव से भी, मतलब दोनों के उससे बताना आप। तो मैं US के पर्सपेक्टिव से पहले बताती हूँ। मैंने इसके बारे में एक्चुअली एक रील भी बनाया था कि लाइक दोनों में डिफरेंस क्या है एंड पर्क्स या जो बेनिफिट्स रहते हैं दोनों अलग अलग, इसमें डिफरेंस क्या है, राइट। मैंने बिग टेक में भी काम किया, IBM में काम किया, गूगल में काम किया, माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर रही हूँ, मैंने स्टार्टअप्स में भी काम किया है। जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि तुम्हारा रोल कितना डिफाइंड रहेगा। ठीक है, जब तुम बिग टेक में जाते हो तुम्हें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है कि ठीक है, एक तुम्हारा मैनेजर है, एक तुम्हारा सीनियर मैनेजर है, ये 10 चीज़ें हैं जिसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल रहोगे। काफ़ी डिफाइंड रहता है। ऑब्वियसली पर्क्स रहते हैं उसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा है तुम्हारा, छुट्टियाँ अच्छी है, जो भी मतलब पर्क्स, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। बट जब तुम स्टार्टअप में देखते हो ना, स्टार्टअप में किसी का रोल इतने अच्छे से डिफाइंड नहीं रहता है एंड इतने लोग ही नहीं होते हैं कि तुम छोटा छोटा पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहो। कभी अगर तुम डेटा साइंटिस्ट हो या इंजीनियर हो, कभी तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजर का काम करना पड़ेगा, कभी तुम्हें सेल्स का काम करना पड़ेगा, कभी तुम्हें बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि अरे लाइक वेबसाइट का UI कैसा दिखना चाहिए, या तुम कॉन्फ्रेंसेस में कैसे जाके क्या बात करोगे। तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो अब इसमें अच्छा बुरा ये है कि जब मैंने एज ए न्यू ग्रेड ज्वाइन किया था IBM, तब मेरा टीम एक्चुअली काफ़ी फ्लेक्सिबल था। तो मेरे को उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया कि ठीक है, लाइक तुम्हें इतना तो करना है, बट उसके अलावा तुम अपना टाइम कुछ नए इनिशिएटिव्स में भी स्पेंड कर सकते हो। बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। मोस्टली एज ए न्यू ग्रेड अगर तुम फ्रेशर हो तो ऑटोनॉमी कम हो जाती है। लाइक कितना तुम खुद से करना चाहते हो या तुम्हारी ओपिनियन का कितना वैल्यू लिया जाता है, वो काफ़ी कम हो जाता है बिग टेक में, क्योंकि इतना हायरार्की आ जाता है, राइट। तुम्हारा मैनेजर क्या बोल रहा है, उसका मैनेजर क्या बोल रहा है, डायरेक्टर क्या बोल रहा है, VP क्या बोल रहा है, सारे डिसीजंस उतने ऊपर से आने लग जाते हैं। स्टार्टअप में तुम्हारे पास ज़्यादा फ्रीडम रहता है। तुम जिस तरीके से कंपनी को शेप करना चाहते हो तुम कर सकते हो। तो वो फीलिंग ऑफ कि हाँ लाइक यू नो ये मैंने किया है, ये हाँ मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ एंड मेरे पास इतना पावर है, वो फीलिंग स्टार्टअप में ज़्यादा आता है। एंड इवन ट्रेजेक्ट्री वाइज अगर तुम देखोगे, इसमें भी गैम्बलिंग जैसे है, राइट। लाइक कौन सा स्टार्टअप चलेगा नहीं चलेगा बोल नहीं सकते, बट एट से लाइक अ मीडियम टू लाइक गुड स्टार्टअप, राइट। लाइक जो ठीक है, फेल नहीं हो गया पूरी तरीके से। 10 साल के ट्रेजेक्ट्री में बिग टेक में काम करना वर्सेस स्टार्टअप में काम करना, ग्रोथ स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि सेम थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास इतनी है, तुम बहुत जल्दी IC से मैनेजर बन जाओगे, डायरेक्टर बन जाओगे। जैसे ही स्टार्टअप बढ़ रहा है तुम्हारे अंदर रिपोर्ट ज़्यादा आने लग जाएंगी, तुम्हारी टीम बढ़ेगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, तुम्हारी पोजिशन बढ़ेगी। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। Amazing, yeah, good insights. That's really nice. So next question मेरा रहेगा कि क्या किसी को एक स्टूडेंट को जो कि इंडिया में है अभी, क्या उसको कंसिडर करना चाहिए मूविंग टू द US? क्या मतलब इट्स अ वेरी बिग डील टू, मतलब उसके लिए उसकी लाइफ में क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए? आई गेस इसका आंसर तो डेफिनेटली नो ही होगा, बट शुड दे कंसिडर मूविंग टू द US? आपका जनरल ओपिनियन। देखो, मेरा रीज़न US मूव करने का ये था कि मेरे को AI के कटिंग एज में काम करना है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ तभी इंडिया में बहुत कम थी एंड अनपेड था सब कुछ। अगर मेरे को रिसर्च करना है तो ऐसा था, हाँ ठीक है तुम जाओ इंटर्नशिप लो, अनपेड लो। फिर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में या रिसर्च सेंटर्स में फंडिंग नहीं रहती थी तो प्रोजेक्ट्स चलते नहीं थे। सो वो रीज़न था कि मेरे को यहाँ पे रिसर्चर्स के साथ काम करना था, मेरे को यहाँ पे प्रोफेसर्स के साथ काम करना था। तो मैंने सोचा मैं मास्टर्स करने आ जाती हूँ। बट आई थिंक इंडिया में रहते हुए ना लोगों को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि अरे US में रह रहे हो तो भाई लाइफ सेट है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि US में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम इंडियंस स्पेशली ये सोचने में लगाते हैं कि यार मैं यहाँ पे परमानेंटली रह पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि वीज़ा इश्यूज़ हैं और काफ़ी मेजर वीज़ा इश्यूज़ हैं। लाइक आज से
3 साल पहले जब मेरे को वर्क वीज़ा के लिए लॉटरी थी, तो लॉटरी में फर्स्ट टाइम हाँ 2020 में मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मैं सोचने लगी कि यार अभी क्या करूँ, लाइक यू नो पूरा टाइम यही स्ट्रेस रहता था कि अरे मैं कितना टाइम रह पाऊँगी यहाँ पे, या कैसे होगा, या इंडिया मूव करना पड़ेगा या कनाडा मूव करना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, काफ़ी केओटिक था। फिर समहाउ थिंग्स वर्कड आउट, फिर मैंने EB1A ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया, वो हो गया, उसकी वजह से मेरे को स्टेबिलिटी है। बट देर आर स्टिल लैक्स ऑफ पीपल इन द कंट्री जिनके पास कोई वर्क स्टेबिलिटी नहीं है। लोग अभी भी H1B पे काम कर रहे हैं। मैं लोगों को जानती हूँ जो पिछले 10 साल से H1B पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ पे। अगर कल को उनकी जॉब चली जाती है तो उनको 2 महीने के अंदर नई नौकरी ढूंढनी है, नहीं मिली वापस जाओ। तुम्हारा बच्चा यहाँ पे रह रहा है, तुम्हारा बच्चा US सिटीजन है, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है बेसिकली, एंड स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि ग्रीन कार्ड का वेट बहुत ज़्यादा लंबा है, वो है। अभी दूसरी चीज़ें क्या होती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, राइट? लाइक फैमिली मीन लाइक फैमिली सबके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, बट लाइक तुम्हारा अगर बहुत ज़्यादा फैमिली बैकिंग इंडिया में है, तुम्हारी सारी फैमिली इंडिया में है, एंड तुम्हें विजिट करने का टाइम नहीं मिल रहा, या वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो देन यू फील डिस्कनेक्टेड। तो वो दूसरा रीज़न आ जाता है कि तुम अपने फैमिली से कितना पास में रहना चाहते हो। फिर तीसरा बिगेस्ट रीज़न होता है, वो तो मेरे को भी अभी भी चिड़चिड़ होता है, घर में यहाँ पे काम वाली नहीं रख सकते हो यार। इंडिया में जैसा ड्राइवर है, काम वाली है, यहाँ नहीं रख सकते, बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक एक बार मैं घर में लाइक हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार बुलाती हूँ मेड को क्लीन करने के लिए, 10,000 लेके जाती है वो एक बारी का, फॉर कॉन्टेस्ट। डॉलर नहीं यार, INR। सो लाइक $150 लेके जाती है वो एक बार साफ करके जाने का। It gets expensive यार, so obviously gets expensive, and this is normal in the US. Like nobody expects कि तुम्हारे लिए एक ड्राइवर होगा या तुम्हारे लिए बाई होगी, या ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। इवन लाइक बच्चों का देखभाल करने के लिए whatever, right? लाइक जो जनरल हेल्प रहता है इंडिया में वो नहीं रहता है। एंड ये मैंने कितने अपने दोस्तों से सुना है कि अरे यार इतना पैसा कमा के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब खुद के बर्तन खुद ही धोने पड़ रहे हैं यहाँ बैठ के। सो आई थिंक हर कंट्री का अलग अलग स्ट्रगल है, एंड इन माई ओपिनियन एटलीस्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स जो मैंने देखा है, इंडिया में व्हाट पीपल आर अर्निंग इन बिग कंपनीज एंड स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छा है। For the price parity and like you know what you can do in India, like India में you can probably like earn half of जो आप US में कमा रहे हो, and आपकी लाइफ ज़्यादा comfortable रह सकती है। You'll be happy. So priorities पे डिपेंड करता है कि what exactly do you want, like तुमको अपने लाइफ से क्या चीज़ें चाहिए। It is not just about job opportunities, right? Like लाइफ में और भी चीज़ें हैं। So I think वहाँ पे डिसाइड करो, क्योंकि काफ़ी लोग अभी कनाडा मूव हो रहे हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स UK मूव हुए हैं, यूरोप मूव हुए हैं, US से भी मूव हुए हैं, कनाडा मूव हुए हैं, US से उन लोगों ने लंदन ट्रांसफ़र लिया है, काफ़ी सारे लोग इंडिया से डायरेक्टली यूरोप जा रहे हैं। एंड अगेन US टेक के लिए काफ़ी अच्छा है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो आर्किटेक्चर में हैं, या जो लोग लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं, उनके लिए जर्मनी एंड लाइक यू नो मिलान इन यूरोप दैट्स अ बेटर ऑप्शन दैन कमिंग टू द US। सो आई थिंक लाइक ब्लाइंडली जस्ट ये सोचना कि ओ US गया तो सब कुछ हो गया, या US इज़ द बेस्ट ऑप्शन, दैट्स नॉट ट्रू। एवरी कंट्री हैज़ उसका प्रोज एंड कॉन्स, लाइक सब कंट्रीज में अच्छाई है, इंडिया में अच्छाई बुराई है। तो आपके लिए सोचो कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मेरे को कैसे करियर बनाना है, मेरे को कैसे लाइफ जीना है, मेरे लिए फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना करीब रहना इंपॉर्टेंट है, एंड उस हिसाब से अपने लिए डिसीजंस लो। Yeah, I'm so happy कि somebody showed the darker side also. नहीं तो लोग ना हमेशा brighter side पे ही बात करते हैं कि यार यहाँ तो ये है, हम तो ऐसे रहते हैं, हम तो I'm so happy you said that. Yeah, so Aishwarya, my next question is, since you are working at Microsoft, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये अभी है कि DSA करना है कि नहीं करना है, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स ना, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, DSA इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, क्या करना है कि नहीं करना है। बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, कहते हैं यार हम तो डेवलपमेंट करेंगे क्योंकि डायरेक्टली हमारी जॉब लग जाती है, रिएक्ट करेंगे तो जॉब लग जाएगी। आपको क्या टेक है इस पे? सो मेरे को पर्सनली डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने अंडरग्रेड में किया था, फिर जब मैं मास्टर्स के लिए US आई तो डेटा साइंस के लिए भी देयर वाज अ मॉड्यूल विच वाज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, बट मेरे को ये था कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है, लाइक जो सिलेबस था मैंने वो देखा, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने ऑलरेडी अंडरग्रेड में किया है, तो आई अपग्रेडेड दैट टू PhD लेवल एल्गोरिथम्स वाला ग्राफ, लाइक ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स एंड स्टफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट
फ्रॉम अ डेटा साइंस पर्सपेक्टिव, अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, आई थिंक इट डेवलप्स द वे यू थिंक. करेक्ट. हर चीज़, एवरीथिंग दैट्स कंप्यूटर में जो भी एल्गोरिदम्स हैं या लाइक हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड का हो गया, या लाइक डेटा साइंस एल्गोरिदम्स हो गए, वो फाउंडेशन क्रिएट करता है आपके लिए. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक वन ऑफ द अदर थिंग्स इज लाइक कोर्स करते हुए मेरे को ऑप्टिमाइजेशन का भी काफ़ी नॉलेज उसी से आया, क्योंकि जब तुम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स अच्छे से समझते हो, तुम्हें समझ में आता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है, हार्डवेयर काम कैसे करता है. क्योंकि आपके साइड से तो तुम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हो, राइट? पाइथन हो गया, C++ हो गया, R हो गया. आपके साइड से तो इट इज़ जस्ट प्लेन इंग्लिश, सिंटैक्स में हाई लेवल, काफ़ी हाई लेवल. बट ये कोडिंग लैंग्वेज कंपाइलर में जाके कन्वर्ट कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है आर्किटेक्चर में, अगर तुम्हें काफ़ी सीनियर लेवल तक जाना है, अगर तुम्हें अपने फील्ड में एक्सेल करना है, तुम्हें ये फाउंडेशंस जानना ज़रूरी हो जाएगा. नहीं तो तुम A to B तक जा सकते हो, बट A to Z तक नहीं जा सकते. करेक्ट. या आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं भी हमेशा यही कहता हूँ जब भी मैं मिलता हूँ किसी स्टूडेंट से, और जो भी कहता है मुझसे कि यार अब तो पूछा नहीं जाता, ये नहीं होता. बट आई थिंक अगर मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा किसी कुछ बिल्ड करने के लिए, मे बी इवन इफ़ यू वांट टू हायर समवन, कभी आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ गया, आई थिंक यू विल डेफिनेटली आस्क डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आता है इंटरव्यूज में. हाँ आता है. इट्स जस्ट मिसकॉन्सेप्शन बहुत लोगों ने. समटाइम्स कोई स्टार्टअप नहीं पूछता है, तो एक स्टार्टअप ने नहीं पूछा तो लोग कहते हैं यार अब पूछा ही नहीं जाता. ऐसा नहीं है. इट इज़ स्टिल लाइक, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे टीम में कि ASML करके एक कंपनी है. सो दे आर बेसिकली द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विच इज़ क्रिएटिंग हार्डवेयर that makes like that goes in as computer chips, right? And वो एक ही इकलौता कंपनी है जो मूर्स लॉ को अभी तक बनाए रखा हुआ है. एंड वो काफ़ी मुश्किल है, राइट? लाइक एवरी ईयर तुम्हें वो चिप साइज में हाफ द साइज ऑफ लाइक रेजिस्टर्स एंड या ट्रांजिस्टर्स फिट करने हैं. तो इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट. सो वो लोग कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द फाउंडेशंस ऑफ computer architecture. They are able to understand the foundations of how things are working in like detail. So till you do that, like it's ऊपर से करते रहोगे, नहीं तो आप. Yeah, correct. अगर सही से समझना है किसी चीज़ को, आपको डेप्थ में जाना है, सही से CS करना है, तो DSA तो सीखना पड़ेगा भाई. Alright, so my last question for you would be कि सबसे पहले तो AI का स्कोप बताना आप कि क्या है AI का स्कोप फॉर अ बडिंग डेवलपर इन इंडिया या फिर US में भी. और एक और मेरा क्वेश्चन है कि आजकल बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है कि यार AI तो जॉब ले लेगा सॉफ्टवेयर डेवलपर की, उसके बारे में आपको क्या कहना है? तो रोल्स के हिसाब से आई थिंक मेजर मिसकंसेप्शन ये भी है कि सिर्फ डेटा साइंटिस्ट रोल या AI इंजीनियर रोल अवेलेबल है AI के स्पेस में. इन टुडेज वर्ल्ड every company is doing something or the other in AI. Literally every company. If your company is not doing something in AI, then like you're either completely missing out or you're just like running grocery store. Like किराने की दुकान में तुम रजिस्टर चला रहे हो. That's the only thing that's happening. Otherwise, हर company, even like any grocery store say in the US, right? सबको किसी ना किसी लेवल पे recommendation models चला रहा है कि एक बंदे का प्रोफाइल है, हमने उसका परचेस पैटर्न्स कैप्चर किया है, तो उसको क्या क्या प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं. ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, राइट? बट हर लेवल पे हर कंपनी कुछ ना कुछ AI के साइड में कर रही है. डिपेंड क्या करता है कि तुम्हें कौन सा रोल परस्यू करना है. तो इसके लिए मैंने एक ब्लॉग बनाया था, तो उसमें मैंने डिसीजन ट्री बनाया है बेसिकली. ब्लॉग कहाँ पर? लिंक्डइन पे? सबस्टैक पे डाला मैंने. तो उसमें मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने ये डाला कि आपको कोडिंग करना है, आपको कोडिंग करना पसंद है, तो ये वाले कुछ रोल्स अवेलेबल हैं. डिसीजन ट्री बनाया मैंने. कोडिंग नहीं करना है, बट आप मैनेजमेंट में अच्छे हो, आपको स्ट्रैटेजीज समझ में आती हैं, यू आर एबल टू लाइक रन अ टीम वेल, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड आप जा सकते हो. फिर आपको UI बेस्ड टूल्स ज़्यादा अच्छे से यूज़ करने को आते हैं, आप एनालाइज चीज़ें अच्छे से कर पाते हो, आप लाइक डेटा के आउटपुट से लेके इनसाइट्स तक कनेक्ट कर पा रहे हो, तो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट टाइप के रोल्स भी अच्छे हैं. तो मैंने ये पूरा स्प्लिट आउट करके बताया कि लाइक AI में क्या क्या रोल्स अवेलेबल हैं आउटसाइड ऑफ AI इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट के अलावा, और क्या क्या रोल्स आप परस्यू कर सकते हो, एंड हर चीज़ के लिए क्या क्या स्किल सेट चाहिए आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक AI में आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आनी हो. एंड सेम चीज़ अगर आप कई सारे लोग हैं जो लोग मेरे को बोलते हैं कि यार मैं 10 साल से ये कर रहा हूँ, अभी मेरे को AI में कुछ करना है, मैं कंसल्टिंग में था या मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, अभी मेरे को AI सीखना है, तो क्या मुझे कोडिंग सीखनी पड़ेगी? नहीं यार,
कोडिंग के Okay. अलावा भी लाइक आई फील कोडिंग सिर्फ 5% एआई के इंडस्ट्री में काम करता है, 95% हर चीज़ कोडिंग से नहीं चल रही है। लोग टीम्स बना रहे हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मैनेज करते हैं ये चीज़ें करने के लिए। लोग एनालाइज कर रहे हैं कि उनका बिजनेस मॉडल कैसे चलने वाला है एआई के टूल्स को यूज़ करके, राइट। सो 95% रोल्स ऐसे हैं जो एआई फील्ड में काम करेगा, बट तुम नेसेसरली कोडिंग नहीं कर रहे हो। ओके। तो लो कोड टूल्स यूज़ करना हो गया, या स्ट्रेटेजिक साइड में काम करना हो गया, या प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड में काम करना हो गया। तो ये काफ़ी सारे और रोल्स हैं जो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड स्पेशली वो लोग जो अलग करियर साइड से एआई में मूव करना चाहते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई विल टेल यू। या थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। सबसे पहले तो टाइम निकाला आपने ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, so thank you so much for that. Or yeah, anything you want to add for the students? A lot of students are watching you. I would just say कि like you know just keep hustling. That's the most important thing. Try different things, and मैं काफ़ी लोगों को बोलती हूँ कि अगर तुम फेल नहीं हो रहे हो ना तो तुमने काफ़ी चीज़ें ट्राई ही नहीं करी है। एंड एक और चीज़ लाइक अगर तुम किसी को देख रहे हो तुम्हें लगता है कि अरे यार ये बंदा या बंदी सक्सेसफुल है एंड इतना कुछ कर रही है, तुम्हें सिर्फ उसका 1% हिस्ट्री ही पता है। उनके 99% फेलियर्स शायद तुम्हें कभी दिखता ही नहीं है, क्योंकि फेलियर्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, और दिखाई भी नहीं जाते। तो वो लोग ने इतना ट्राई किया है, अलग अलग चीज़ें करी है, फेल हुए हैं, सीखे हैं, आगे बढ़े हैं, नेटवर्क बनाया है। आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे जर्नी में कि आप नेटवर्क बनाओ एंड कोशिश करते रहो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहो। इवेंचुअली तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा नैक किस में है, तुम किस चीज़ में नेचुरली अच्छे हो, तुम किस चीज़ में काम करना चाहते हो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। Yeah, so thank you so much, Aishwarya. Thank you. Thank you so much. Thanks, Harry. Yeah, thanks.